हेलो। तो शीट के सवाल डिस्कस करते हैं पहले अपन, है ना। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर F6। इसमें कोई डाउट हो? ये सवाल जो है ये जेई में भी आया हुआ है और ए ट्रिपल में भी आया हुआ है, जेई मेन में भी आया हुआ है। और अपनी शीट में था ये सेम सवाल, जब जेई में आया था पहली बार तो उससे पहले ये सेम सवाल अपनी शीट में था। और हमें यहाँ दिखाना है कि जो रिलेशन दिया हुआ है दैट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। और हमें दिखाना है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट के लिए हमें कहने के दिखाना है कि डेरिवेटिव जीरो आएगा, है ना। डेरिवेटिव जो आएगा वो किसी भी पॉइंट पर निकालें हम, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कहने के मुझे एफ डेस एक्स निकालना है ना, और दिखाना है कि ये कांस्टेंट है, ये जीरो है, तभी जाके मान पाएंगे कि वो एफ एक्स कॉन्स्टेंट है। और हमें रिलेशन दिया हुआ ये वाला अच्छा सवाल है, मतलब थोड़ा थॉटफुल है कि हमें सोचना पड़ा है इसमें ना। इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम है, बस ये लिखा हुआ है कि दैट इज सेटिस्फाइंग दिस फॉर एवरी वैल्यू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा है कि भाई हमें एफ डेस एक्स निकालना है ना। या तो ऐसा कोई फंक्शन सोचे अपन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना। जैसे कि वो पेज नंबर 24 पर है ना, तो कुछ तो हमने याद कर रखे हैं ताकि वैसा कहीं आ जाए तो एकदम फटाफट लिख दो उसको, वो याद रखने का फायदा मिल जाएगा अपने को। अब इसमें अगर मैं एफ डेस एक्स बनाऊंगा तो एफ डेस एक्स का मतलब बेसिकली ये है कि एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच, यानी इसको मैं एफ डेस एक्स बोल सकता हूँ। क्योंकि ये अगर लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो है तो ये एफ एक्स ये एक्स पर अप्रोच कर रहा है, ये खुद एक्स है और इनका डिफरेंस जो है नीचे आ रहा है ना। ऐसे लिमिट के सवाल भी किए हमने ना। तो ये हमें देखना है यहाँ पर। इसमें अब यहाँ ध्यान से देखें कि ये खुद तो एक्स है, हम चाहते हैं दोनों नंबर सेम नंबर पे अप्रोच करें। ये एक्स पर अप्रोच कर रहा है, ये भी एक्स पर अप्रोच करे, और इनका डिफरेंस कहाँ है? नीचे आया ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन टू एच अपॉन एच, क्या ये एफ डैश है? इसको मैं एफ डैश बोल सकता हूँ। कब बोलूंगा? जब ये भी ए पर अप्रोच कर रहा है, ये खुद भी ए पर अप्रोच कर रहा है, एच अप्रोचिंग जीरो पर, इनका डिफरेंस क्या है? तो टू एच अगर नीचे होगा तो उसको मैं एफ डैश लिख दूंगा ना, है ना। यही सीखा है हमने। तो हम देख रहे हैं भाई, ये हम चाह रहे हैं भाई एफ डैश एक्स आए, ये एफ डैश वाई आ जाए, है ना, या कुछ और आ जाए हमारे पास। डेरिवेटिव हमें चलाना है जीरो के बराबर। तो ये खुद एक्स है, ये वाई है। अगर हम चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव बने, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि एफ डैश एक्स बने, तो अगर ये एक्स है तो ये भी कहाँ अप्रोच करना चाहिए? एक्स पर। और दोनों का डिफरेंस कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए ना। तो हमने क्या करा? लिमिट अप्लाई कर दी वाई अप्रोचिंग टू एक्स, वाई अप्रोचिंग टू एक्स, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि हम एक्स और वाई की जगह कुछ भी रखें, दिस इज ट्रू। मतलब उनका डिफरेंस मैंने बहुत कम ले लिया, दोनों बराबर नहीं लिए, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। अगर मैं ये लगाता हूँ लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, तो हमने पहली लाइन ये लिखी, इट इंप्लाइज एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट एच बहुत छोटा है ना। अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ लिमिट वाई अप्रोचिंग टू एक्स, इसका मतलब एक्स और वाई बराबर नहीं है, उनका डिफरेंस लेकिन नेग्लिजिबल है ना। वो जो डिफरेंस निकालूंगा वो जीरो प्लस आएगा या जीरो माइनस आएगा। तो हम सिंस डेरिवेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये अगर एक्स पर अप्रोच कर रहा है हम चाह रहे हैं ये भी एक्स पर अप्रोच करे, या ये वाई पर अप्रोच कर रहा है तो ये भी वाई पर अप्रोच करे। तो या तो आप एक वाई अप्रोचिंग टू एक्स लगा दो, वाई अगर अप्रोचिंग टू एक्स लगाने से क्या होगा? ये खुद तो एक्स सही सही, ये भी कहाँ अप्रोच करेगा? या आप चाहो तो एक्स अप्रोचिंग टू वाई लगा दो, अगर एक्स वाई पर अप्रोच करेगा तो ये तो वाई है ही सही, ये भी कहाँ अप्रोच करेगा? वाई पर। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों नंबर सेम क्वांटिटी पर अप्रोच करें, या तो दोनों एक्स पर अप्रोच करें या दोनों वाई पर अप्रोच करें। उसके लिए मैंने पहले लिमिट अप्लाई कर दी है ना। लिमिट अप्लाई करने का मतलब आपको लगेगा लिमिट कैसे ले रहे हो आप, हम ये मान के चल रहे हैं हम एक्स की जगह एक्स रख रहे हैं और वाई की जगह रख रहे हैं एक्स प्लस एच। उनका डिफरेंस क्या ले रहे हैं? नेग्लिजिबल ले रहे हैं, और वो ट्रू है। वो तब भी ये डिफरेंशिएशन ट्रू होगी क्योंकि हमें दिया हुआ है इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट वाई अप्रोचिंग टू एक्स, दोनों तरफ मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, वाई अप्रोचिंग टू एक्स, वाई अप्रोचिंग टू एक्स। अब ये अप्लाई करने से क्या हुआ कि ठीक है अगर मैं लिमिट निकालूंगा तो जीरो आ जाएगी, लेकिन मैं इससे बोल सकता हूं कि एक्स माइनस वाई जीरो नहीं है, अप्रोचिंग टू जीरो है ना। तो अब ये अप्लाई करने से ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? ये तो खुद एक्स है, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? एक्स पर। दोनों सेम क्वांटिटी पर अप्रोच कर रहे हैं। अब मुझे नीचे क्या चाहिए? एक्स माइनस वाई, ये मुझे चाहिए। तो हमने क्या करा? मॉड एक्स माइनस वाई, एक पॉजिटिव नंबर होगा उससे डिवाइड कर दो आप, क्योंकि मॉड एक्स माइनस वाई जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं भले वाई अप्रोचिंग टू एक्स लेकिन दोनों बराबर नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट जीरो, ये अप्रोचिंग टू जीरो है। तो मॉड एक्स माइनस वाई क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन विल नॉट चेंज। तो लिमिट वाई अप्रोचिंग टू एक्स, ये मैंने अप्लाई किया, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है, हमने इससे डिवाइड कर दिया ना, दिस इज हाँ ये डिवाइड कर दिया हमने, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दिया।
तो डिवाइड करने पर कितना आ गया है, ये डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। अब वो मॉड की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि मॉड a अपॉन मॉड b लिखा हुआ हो, तो इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ a बाई बी। इस मॉड को एक साथ कर लो आप, ये मॉड अंदर लगा दो ऐसे एक साथ, ये ऐसे अप्लाई कर दिया, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब लिमिट अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ y अप्रोचिंग टू x, तो ये खुद x है, ये x पर अप्रोच कर रहा है, इनका डिफरेंस नीचे है, तो दिस कैन बी रिटन एज f डैश x। तो दिस इज मॉड ऑफ f डैश x। मॉड तो मॉड की जगह है, लिमिट तो अंदर ही लग रही है ऑब्वियस सी बात, और लिमिट लगाने पर ये लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई ना। अब हमें हमें ये हमारे पास ये मिला है कि मॉड की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, तो ये मॉड कभी 0 से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब मॉडुलस की वैल्यू क्या है, 0। मॉडुलस ऑफ f डैश x बराबर 0, और ये 0 कब हो सकता है, जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जाए। देयरफॉर fx इज कांस्टेंट फंक्शन, तो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये जब पहली बार जब जेई में आया था काफी समय पहले, तो भी अपनी शीट में था ये सवाल, 2-3 बार आ चुका फिर ये सवाल है ना। अब ये एक्सरसाइज 3 में भी मिल जाएगा शायद आपको ना, हो सकता है एओडी की शीट में भी मिल जाए आगे जाके ना। तो स्टार लगा सकते हैं, मतलब जो भी कोई नई बात नजर आए, थोड़ा आपको थॉटफुल सवाल नजर आए, तो वो दिमाग में रहना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे सामने से निकलते जा रहे हैं और उनको दिमाग में रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी ना। तो इसके बाद हम पार्ट 2 पर आ गए। पार्ट 2 में कौन सा है, E10। पार्ट 2 का E10। E10 में कोई डाउट हो, डायग्राम बना लिया हमने ना, बताना है। वो डायग्राम बना लिया, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया, एक हाइपरबोला बन गया, और एक सर्कल बन गया ना। तो हमें मैक्सिमम चाहिए और एक बार मिनिमम चाहिए ना, तो वो डायग्राम बना सकते हैं अपन, और डायग्राम बना के कैलकुलेट कर लिया है ना। जैसे ये डायग्राम बनाना है मुझे, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हम जानते हैं ये नॉन नेगेटिव है, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। डायग्राम बनाने के लिए क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू -1, और ये हाइपरबोला बन जाएगा। एक्स बराबर 0 पर y बराबर क्या आ जाएगा, +-1, तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा इसमें, वो तो अगर मैं ये डायग्राम बनाऊंगा ना तो पूरा बनेगा, लेकिन मुझे डायग्राम ये बनाना है, और यहाँ से मालूम पड़ रहा है ये क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो y का ऊपर वाला पोर्शन ही आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा ना। ऐसे हम देख सकते हैं, हम बनाना है हमारे पास, ये हमने ड्रॉ कर लिया, और एक हमें बनाना है सर्कल -2 से 0 के बीच में, एक 0 से -2 के बीच में, और एक ये बनाना है अपने को ना। तो सर्कल अगर हमारे एक आ जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं देखूँ अगेन ये नॉन नेगेटिव है, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का बराबर 4 आ गया, यानी एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस इसकी 2 यूनिट है ना, तो ये तो 1 यूनिट था, तो ये सर्कल ऐसा बन जाएगा हमारे पास। लेकिन अगेन हम ऊपर वाले पोर्शन की बात करेंगे ना, नीचे वाले पोर्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डायग्राम ये बनाना है, एंड दैट इज वाई इज नॉन नेगेटिव, तो वो नॉन नेगेटिव आएगा। नॉन नेगेटिव आने से अब हमें ये डायग्राम से मतलब ही नहीं है ना, नीचे वाला डायग्राम नहीं आएगा हमारे पास है ना, बस ये आ जाएगा ऐसे, ये वाला आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास कितना है, ये पॉइंट हमारे पास -2 है शायद ना, दिस पॉइंट इज -2, दिस पॉइंट इज 0 एंड दिस पॉइंट इज 2। अब वो बोल रहे हैं कि 0 से -2 के बीच में हमें इनमें से मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम वाला ये आ जाएगा ना, दिस इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वाला आ जाएगा। और उसके बाद मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम में क्या आ जाएगा, मिनिमम ये दिख रहा है अपने को ना, मिनिमम पहले ये वाला आएगा और फिर ये वाला आ जाएगा, और हम देख रहे हैं 0 पर इंक्लूड ऊपर कर रखा है उन्होंने, तो 0 पर वैल्यू यहाँ ले लो आप, और यहाँ होलो सर्कल लगा लो, बस ये डायग्राम बन गया ना। तो एक जगह तो डिसकंटिन्यूस है 0 पे, तो डिफरेंशियल आ ही नहीं सकता। बाकी 2 जगह मुझे और डाउट है, एक तो ये पॉइंट है जहां मुझे डाउट है, और एक ये पॉइंट है जहां मुझे डाउट है। इस पर क्या है, मैथमेटिकली निकालने की भी जरूरत नहीं है ना। हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ जैसे इस फंक्शन की बात करता, अगर मैं इसकी बात नहीं करूं, मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करूं, तो ये एक सर्कल है, और सर्कल के इस पॉइंट पर डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो अगर मैं इस पॉइंट पर सर्कल के लिए टेंजेंट निकालूंगा ना, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर सर्कल की टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, देखो आप, और ये उस टेंजेंट का स्लोप आएगा। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। भाई ये सर्कल, ये जो कर्व है ना, ये इस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है ना। तो हम देख रहे हैं भाई, अगर मैं इधर लूंगा तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, इधर भी वही स्लोप पॉजिटिव आएगा, सर्कल के इस पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। अब अगर मैं हाइपरबोला के इस पॉइंट पर, इस हाइपरबोला के इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहां भी मैं टेंजेंट निकाल सकता हूं, तो वो ऐसा आएगा ना, और इधर स्लोप पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा 100%, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना ये, और ये फाइनाइट नेगेटिव आएगा, तो एक तरफ पॉजिटिव आएगा एक तरफ नेगेटिव आएगा, ऐसे डिफरेंशियल। और ये दोनों ग्राफ इसके अबाउट मिरर इमेज है, तो अगर ये यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि दोनों ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट, दोनों इवन फंक्शन है ना, ये भी इवन फंक्शन है और ये भी इवन फंक्शन है,
तो अगर ये यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहां भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा 100%। तो 3 जगह नॉन डिफरेंशिएबल है और 1 जगह डिसकंटिन्यूअस। मतलब वो डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी, मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ी अपने को। ये समझ में आ गई मेरी बात शायद मेरे हिसाब से ना। इसके बाद नेक्स्ट E11 में को डाउट हो वो तो डिफाइन कर लिया हमने, 3 डेफिनेशन आ गई। एक बार आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार आ गया 1/4 और एक बार आ गया साइन पाई एक्स। बताना है कुछ करके? हाँ, ऐसे निकाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E17 में को डाउट हो, ये 2008-18 में आया हुआ है ना जेई मेन के अंदर, ये 2018 के अंदर आया हुआ सवाल। तो इसमें हमें 2 ही जगह डाउट है बस, एक बार पाई पर डाउट है और एक बार जीरो पर डाउट है। एक बार जीरो पर और एक बार पाई पर। बताना है इसको, एक बार जीरो पर डाउट है और एक बार पाई पर डाउट है। बताना है। ये हो गया? हो गया सबको? आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 16 में को डाउट हो, ये जेई एडवांस में आया हुआ है 2011 के अंदर सवाल। हालांकि इसमें जो है वो फंक्शन इन्वर्टिबल ही नहीं है ना, तो बाकी ऑप्शन का कोई मतलब नहीं निकला इसमें ना। बाकी ऑप्शन का कोई मतलब निकला नहीं इसमें, तो डिफरेंस इन्वर्टिबल आता तो इनवर्स एग्जिस्ट करता, इनवर्स एग्जिस्ट करता तो उसके डिफरेंशियबिलिटी की बात करते, या उसका शायद मैंने हो सकता है क्लास में भी कराया हो आपको ये कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। वरना कोई बात नहीं, हम पहले ये चेक करेंगे कि ये इन्वर्टिबल भी है या नहीं है। इन्वर्टिबल होगा तभी जाके इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तभी उसके डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी की बात कर पाएंगे। तो उसमें डोमेन दे रखा है 0 से 1 ओपन इंटरवल, और हमें चेक करना है कि ये, क्योंकि डोमेन भी मेंशन कर रखा है और कोडोमेन भी मेंशन कर रखा है। इस स्थिति में हम इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों चीजें चेक करते हैं, 1 1 भी चेक करते हैं और ऑन टू भी चेक करते हैं। और सिर्फ फंक्शन दिया हुआ हो या सिर्फ फंक्शन का डोमेन दिया हुआ हो तो सिर्फ 1 1 चेक कर लेते हैं। तो हमें दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी, हमें 1 1 भी चेक करना पड़ेगा और हमें ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। तो 1 1 चेक करने के लिए डिफरेंशिएट कर दो, और जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आ जाएगा। डिफरेंशिएट करना आता है, मैं बाय यूजिंग क्वेश्चन टूल हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करने पर ऐसा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस बी एक्स होल स्क्वायर। ये ऐसा आ जाता है इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करने पर ऐसा आ जाता है। अब जो डोमेन दिया हुआ है 0 से 1 उसमें हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि हमें ऑलरेडी दे रखा है कि बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और अगर बी 0 से 1 के बीच में है तो ऑब्वियस सी बात है बी स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी ना। तो ये 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव है, तो डेरिवेटिव नेगेटिव है, डोमेन के अंदर डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। 1 1 तो आ गया मतलब। अब जैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया, रेंज निकालना आसान हो गया। अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एक बार 0 रख दो और एक बार 1 रख दो। अगर आप 0 रखोगे तो 0 पर वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, अगर आप एफ ऑफ 0 निकाल रहे हो तो 0 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी माइनस 1, और अगर आप 1 लिखोगे तो 1 पर जो वैल्यू आएगी ऊपर आएगा बी माइनस 1, नीचे आएगा 1 माइनस बी, तो -1 आ जाएगा। और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था है, इसलिए डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी आएगी और ये वैल्यू छोटी आ जाएगी, क्योंकि नो डाउट वो -1 से बड़ा है, तो इसकी रेंज आ गई -1 से लेकर b-1, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू आर। ये आर के बराबर नहीं है, हैंस ये ऑन टू नहीं है, हैंस ये इन्वर्टिबल नहीं है, हैंस बाकी सारे ऑप्शन बेकार हो गए। हमें जब एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं कर सकते वरना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 17 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 17 में को डाउट, अगेन डिफाइन कर लो उसको और उसका डायग्राम बना लो बस आप। 0 से -1 से 1 में दे रखा है ना अपने को, बस उसका डायग्राम बना लो आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई हमें डायग्राम बना सकते हैं बड़ी आसानी से, ताकि मैथमेटिकल प्रोसेस से बच जाएंगे अपने ना। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन पाई एक्स लिखा हुआ है ना, और ओपन इंटरवल -1 से बने, तो हम एक तो 1 की तो बात ही नहीं कर रहे, -1 की हम बात ही नहीं करेंगे। एक तो 0 पर देख लो, 0 पर ये एग्जैक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर इंटीग्रल पार्ट बाहर है ना तो ठीक है, ये हाफ पर भी क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा, लेकिन इसके कारण हमें डिस्कस ही नहीं करना पड़ा कुछ, क्योंकि अगर मैं एक्स को 1 से छोटा मान रहा हूँ और 0 से बड़ा मान रहा हूँ तो ये एग्जैक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 से 1 के बीच में, यहाँ तो मैंने 0 पर लक्ष्य निकाल लिया, अब इस ओपन इंटरवल के अंदर ये क्या है, 0 है, तो 1 को इंक्लूड नहीं कर रखा, और इस पूरे इंटरवल में अंदर 0 है, तो ये ऐसे बन गया कराओ। और अब ले लिया मैंने x लेस देन 0 ग्रेटर देन -1, इस इंटरवल में ये एग्जैक्ट क्या हो गया, -1 हो गया। और साइन का एंगल क्या हो गया, साइन का एंगल ऐसा हो गया। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये भी एग्जैक्टली क्या आ गया, -1, -1 इंटू -1। तो इस ओपन इंटरवल में मुझे क्या बनाना है, y बराबर 1 बनाना है, इस ओपन इंटरवल में मुझे y बराबर, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें ना। और ये सिर्फ 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इस पूरे ओपन इंटरवल में एक ही जगह नॉन डिफरेंशिएबल है और एक ही जगह डिसकंटिन्यूअस है, दैट इज x बराबर 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में को डाउट हो, ये 2008 में आया हुआ है एडवांस के अंदर, 2008 में आया हुआ है सवाल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, -1 आ गया, पी तो आ गया ना, p -1,
लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, वो m को आगे ले लिया, और x अप्रोचिंग टू 1 प्लस निकालना है, तो पुट कर दो x इजिकल टू 1 प्लस एच। बताना है करके हो गया, 2008 में आया हुआ है जेई के अंदर है ना, बताना है। इसके बाद 19 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 19 में को डाउट हो, 19 के बाद 20 में को डाउट हो, 20 वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, मैक्सिमम पॉइंट पर आएगी, यानी एक्स पर आएगी ना। पता ना, उसको डिफरेंशिएट किया हमने, भाई मैक्सिमम फंक्शन निकालना है ना अपने को, या तो उस एफ का पूरा डायग्राम बनाओ आप। पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर वो कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज करता तो पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है अपने को। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, एफ डेस एक्स को ध्यान से देखें अगर हम, तो एफ डेस एक्स कितना आ रहा है, 3x² माइनस का 2x+1 आ रहा है ना, एंड दिस इज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू आर, यानी पूरे डोमेन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। अब हमें एफ का रोल कहाँ लेना है, जब x 0 से 1 में है, तो 0 से 1 में भी एफ क्या है, इंक्रीजिंग है, और अगर वो इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी, x पर आएगी ना, यानी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू t बराबर x पर आएगी। तो फर्स्ट वाले डिफिनेशन क्या आ गई, एफ ही आ गया फर्स्ट वाले डिफिनेशन। हाँ, फर्स्ट वाले डिफिनेशन में एफ आ गया, और एफ आके कैलकुलेट करके निकाल, और सेकंड तो दे रखा है मुझे ना, तो फटाफट हमने चेक कर लिया और चेक करके निकाल लिया, है ना। बताऊं पूरा करके। इसके बाद नेक्स्ट 24 में को डाउट हो, 24 में अगेन ऑप्शन से मालूम पड़ रहा है कि वो कांस्टेंट है, चारों ऑप्शन में से एक तो सही है, इसका मतलब एफ एक्स किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। तो अगर मुझे मालूम पड़ गया ऑप्शन से कि एफ एक्स कांस्टेंट है, तो एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए या तो f(1) निकाल लो, या f(2) निकाल लो, या सबसे आसान है f(0) निकाल लो। वो ऑप्शन से मालूम पड़ा हमें। अगर ऑप्शन नहीं होता, मान लो एक ऑप्शन में कुछ कांस्टेंट होता, दो में वेरिएबल होते, नन ऑफ दीज होता, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट करता और सिस्टमेटिक अप्रोच लगाता। लेकिन नन ऑफ दीज नहीं है, सारे ऑप्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब एफ एक्स किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर आने वाला है, मतलब एफ एक्स कांस्टेंट है। और जब एफ एक्स कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू एक्स बराबर, ऐसी पॉइंट पर निकाल लो जहां आप निकाल सकते हो, तो एक्स बराबर 0 पर निकाल लो, है ना। तो उसमें दोनों में एक्स बराबर वाई बराबर 0 रख दो, एक्स बराबर वाई बराबर 0, तो उससे एफ ऑफ 0 बराबर 4/7 आ जाता है ना, है ना। सिस्टमेटिकली भी निकाल सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल से भी निकाल सकते हैं, वो जो फंडामेंटल तरीका है वहां से भी निकाल सकते हैं, बताना है करके। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में को डाउट हो, 22 में हम जानते हैं कि मॉड पर जब पावर 1 से बड़ी आ जाती है ना, तो मॉड क्या होता है भाई। मॉड के बारे में अगर डिफरेंशियबिलिटी में कहीं डाउट है, तो मॉड के क्रिटिकल पॉइंट पर ही डाउट होता है हमें, जहां मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या हो, 0 हो रहा हो ना। और मॉड पर पावर अगर 1 से बड़ी आ जाए, तो जहां वो 0 होता है वहां में डिफरेंशियबल आ जाता है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1 मॉड एक्स होल पावर 1, फिर आगे लिखा है a2 मॉड एक्स होल पावर 2, फिर आगे लिखा है a3 मॉड एक्स होल पावर 3, और प्लस एंड सॉन an मॉड एक्स होल पावर n। अब इस पूरे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी में अगर मुझे डाउट है, 0 पे डाउट है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये सब अलग अलग फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन, ये तो क्या है, अब डाउट कहाँ है इन सब जगह, 0 पे डाउट है, तो 0 पर ये क्या है, डिफरेंशियबल, ये क्या है डिफरेंशियबल, ये क्या है डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियबल नहीं है। यानी इन पूरे फंक्शन को जोड़ दो आप, और इन पूरे फंक्शन के सम को एक फंक्शन मान लो, जी मान लिया हमने, तो जी प्लस ये हो गया वो। अब जब फंक्शन जुड़ रहे होते हैं ना, उनमें अगर एक भी नॉन डेरिवेबल आ गया, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डेरिवेबल हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ मौजूद रहेगा, तो ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशियबल नहीं हो सकता। अब अगर हम चाहते हैं कि 0 पर डिफरेंशियबल बने, तो इस a1 को 0 कर दो आप, a1 को 0 करते ही यहां से हट जाएगा, और ये पूरा फंक्शन अब एवरीवेयर क्या हो गया, डिफरेंशियबल हो गया। तो हमें जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है ना, सी में लिखा हुआ है a2n-1 बराबर 0, मतलब उन्होंने a1 a3 a5 सबको 0 कर रखा है। तो उन सबको 0 करना जरूरी नहीं है, वो जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है, वो ये बोल रहे हैं कि अगर डिफरेंशियबल है उन सबको 0 कर दिया जाए, तो बिल्कुल अगर उन सबको 0 कर देंगे तो 0 पे डिफरेंशियबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो हमसे पूछें कि इफ वी वांट दिस फंक्शन टू बी डिफरेंशियबल एट x बराबर 0, देन फाइंड द कंडीशन ऑन a0 टू an, तो हमें सबको 0 करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इसको 0 कर दें बस। इसको 0 करने के बाद ये हम जानते हैं पावर 1 से बड़ी है, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 पर डिफरेंशियबल हो जाएंगे ना, है ना। तो सिर्फ a1 बराबर 0 पर्याप्त था, लेकिन वो सी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है ना। अगर मैं उन सबको भी 0 कर दूंगा तो भी वो 0 पर डिफरेंशियल बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 24 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 24 में को डाउट हो, 24 के बाद एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 में को डाउट हो। आसान है मेरे हिसाब से ना, इससे आसान सवाल एडवांस में अपन क्या उम्मीद करेंगे ना। ये सवाल आते हैं आसान सवाल, और छांटने पड़ते हैं बस अपने को ना, और छांट के कर लो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती अपने को ना।
टफ आया था छोड़ दो, उसमें क्या है, बाकी कर लो, बाकी छांट के कर लो। हो गया मेरे हिसाब से ना, वो डायग्राम बना लिया और डायग्राम बना के चेक कर लिया, यही थे बस शायद है ना। तो आगे चलते हैं बने ना, कहाँ तक आगे थे हम। एक सवाल दिया था मैंने, हालांकि वो हमने प्रूव कर दिया था कि जीरो पर क्या है, वो डिफरेंशिएबल है, और हमें दिखाना है कि उसका डेरिवेटिव जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है। ये दिखा तो दिया था जीरो पे डिफरेंशिएबल है, नहीं दिखाया था। नहीं, एक तो होता ना जीरो पे डिफरेंशिएबल है एंड डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस, एक तो वो करना था अपने को। तो शायद डिफरेंशिएबल है, ये तो प्रूव कर दिया था, नहीं करा था ये भी प्रूव कर दिया था, ये तो प्रूव ना। तो हम देख रहे थे भाई हमारे पास आ गया एफ एक्स बराबर, ये एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो इफ एक्स बराबर जीरो, ये ऐसा लिखा हुआ था हमारे पास। तो ये जीरो पर डिफरेंशिएबल है, हमने निकाल लिया, और जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं हम। हाँ, एफ डैश वन निकालने के लिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके वन रख दो। एफ डैश टू निकालने के लिए कर सकते हैं, जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक की हमने, और हमें पता लग गया कि इसका डेरिवेटिव जो आएगा उसकी जीरो पर वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसका डेरिवेटिव फंक्शन ये आ गया ना। अब ये जो डेरिवेटिव है, इसकी अगर मुझे जीरो पर वैल्यू निकालनी है तो व्हाट इज एफ डैश जीरो, जीरो। ये हमने इसको डिफरेंशिएट करके नहीं निकाला, ये हमने बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल निकाला है ना। तो ये कितना आ गया, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। और अब अगर जीरो के अलावा किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो वो मैं यहां से निकाल सकता हूं, बस उसको डिफरेंशिएट कर दिया। कितना आ गया था, 2x साइन ऑफ 1/x माइनस कॉस ऑफ 1/x, ये ऐसा आ गया था हमारे पास, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये जो फंक्शन है इसको एफ डैश एक्स बोलो या जी एक्स बोलो, एक ही बात है। हमें चेक करना है ये जी एक्स फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है क्या। तो कैसे चेक करें, इसकी वैल्यू निकाल लो जीरो पर। क्या है इसकी वैल्यू जीरो पर, जीरो। अब चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, वो यहां से निकालूंगा, क्योंकि जब भी एक्स नॉन जीरो है तो मुझे इसका यूज करना है ना। तो मैं ये चेक कर सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, एफ डैश एक्स बोलूं या मैं जी एक्स बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि वो जो डिफरेंशिएट करने पर जो फंक्शन आया ना उसको मैंने जी एक्स मान लिया ना। अब ये लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये लिमिट निकालने के लिए जब एक्स नॉन जीरो है तब ये कैसा है मुझे यूज करना पड़ेगा। अगर जीरो प्लस पर डिफिनेशन अलग होती और जीरो माइनस पर अलग होती तो मुझे राइट हैंड लिमिट अलग निकालना पड़ता, लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग निकालना पड़ता। लेकिन पता है भाई जब एक्स नॉन जीरो है बस आप तो इसका यूज कर लो लिख दो यहाँ, लिखने से कितना आ गया, 2x साइन ऑफ 1/x और माइनस कॉस ऑफ 1/x, ये ऐसे लिखने पर आ गया हमारे पास, ये ऐसा आ गया। अब इसकी लिमिट निकालनी है हमें, तो हम डाल रहे हैं एक्स अप्रोचिंग जीरो पर, ये खुद जीरो पे अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये एक फाइनाइट नंबर है एंड जीरो इंटू फाइनाइट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं हम यहाँ लिमिट और वहां लिमिट अलग अलग तभी अप्लाई कर सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करे। तो ठीक है, ये तो दिख रहा है जीरो है, जब हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो या तो ये प्लस इन्फिनिटी होगा या फिर ये माइनस इन्फिनिटी होगा। लेकिन हम जानते हैं भाई ये कुछ भी हो ये एक फाइनाइट नंबर आएगा, क्या आने वाला है पता नहीं है अपने को, तो हम ये बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने शुरुआत में पढ़ाया था आपको पहले दिन ही कि लिमिट विल एग्जिस्ट इफ इट विल बी फाइनाइट एंड एग्जैक्टली नोन। ये एग्जांपल 2-3 बार बता चुका मैं, व्हाट दिस लिमिट इज, फाइंड दिस लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नो डाउट ये फाइनाइट आएगा जब भी आएगा, इनफाइनाइट कभी नहीं आ सकता, लेकिन ये एग्जैक्टली नोन नहीं है ना, हम बता नहीं सकते कितना आएगा। ये शायद तीसरी बार बताया होगा मैंने आपको ये ना कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पता है फाइनाइट है, लेकिन वो लिमिट एग्जिस्ट तभी यूज करते हैं जब वो फाइनाइट हो और किसी एग्जैक्टली नॉन वैल्यू के बराबर हो। हमें बोल नहीं सकता है कि हाफ आएगा, 1/√2 आएगा, 1 आएगा कि -1 आएगा, पता नहीं है अपने, तो ये बोलेंगे लिमिट डज नॉट, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो दैट कैन नॉट बी कंटिन्यूअस। इसका मतलब जब फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर उसको डिफरेंशिएट करने पर जो फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूअस हो। जैसे अपन बोलते हैं ना, कई बार आप डबल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं, हम कई बार डबल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं, d2y/dx² निकालते हैं ना। तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, भाई मैंने dy/dx निकाला मतलब वो डिफरेंशिएबल है। d2y/dx² निकालने का मतलब क्या है कि उसका जो डेरिवेटिव है वो भी डिफरेंशिएबल है। और यहां हमने सीखा है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल हो ये तो गारंटी नहीं है, हो सकता है उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस ही नहीं हो सकता है उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस ही नहीं हो सकता है कंटिन्यूअस हो लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं हो। और अगर वो डिफरेंशिएबल भी होगा तो हम बोलेंगे कि वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। समझ रहे हैं, हमने फंक्शन चेक कर लिया डिफरेंशिएबल है, फंक्शन आया डिफरेंशिएट करने पर ये फंक्शन आ गया,
हमने चेक कर लिया ये कंटिन्यूस नहीं है। हो सकता है कभी कंटिन्यूस आ जाए, ऐसा थोड़ी है कि हर बार किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस कभी नहीं आएगा, आ सकता है, तभी तो हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, कई बार तो हम ट्रिपल डेरिवेटिव भी निकालते हैं, d3y/dx³ भी निकालते हैं ना, तो मतलब उसका डेरिवेटिव का डेरिवेटिव भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, तभी 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे उसको ना, समझ रहे हैं आप। तो जरूरी नहीं है, लेकिन कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर कंटिन्यूस आए। डिफरेंशिएबल आना तो बहुत बड़ी बात हो गई, हो सकता है वो उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस ही नहीं आया ना, और कंटिन्यूस अगर आ जाए तो फिर हम डिफरेंशिएबल भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम सिंपल जो प्रोसेस है फंक्शन चेक करने का डिफरेंशिएबल, वही प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं ना। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए लिमिट निकालो आप, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x² sin of 1/x upon x, find this limit। ये लिमिट मुझे निकालनी है ना, सिंपल सा लिमिट का सवाल है, आंसर निकालना है हमें। अभी निकाला भी हमने, जब हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक की थी तो हमने निकाला भी था ना। एंड व्हाट दिस लिमिट इज 0। सिंपल है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, इस नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से काट दिया और आंसर कितना आ गया, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये आ गया x sin 1/x। अब ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बचा है ना, ये 0 इंटू फाइनाइट बन गया एंड आंसर इज 0। तो इस लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई ना। अब देखो हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा है ना, कि हम ऊपर डिफरेंशिएट कर देते हैं, नीचे डिफरेंशिएट कर। अब हम चूंकि डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ चुके, थोड़ा बहुत मैंने समझाया, तो अब मैं उसको समझा सकता हूँ ना, कि हम हर बार एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, हर बार हम एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जो भी सवाल देते हैं ना, चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, मतलब वो एल हॉस्पिटल रूल से नहीं कर पाते अपन उसको सवाल को, वो जानते हैं फटाफट हो जाएगा उससे ना, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्म करके बनाते हैं ना। तो देखो इसको देखो ध्यान से, इसमें कहीं हमें एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो रूल है वो देखो क्या है हमारे पास। इसको मैंने क्या करा, अब तक हम क्या करते हैं भाई, एल हॉस्पिटल रूल तब लगाते हैं जब तो 0/0 बन रहा हो या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, तभी लगा सकते हैं ना। अब हमने लगा दिया ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि x बराबर 0 पर ये क्या है, डिफरेंशिएबल। अभी अभी चेक किया है हमने, डिफरेंशिएट करो उसको, 2x sin 1/x माइनस कॉस ऑफ 1/x, नीचे कितना आ गया 1। अब लिमिट निकालो, व्हाट द आंसर, डज नॉट। पहला आंसर क्या आया था, आंसर तो 0 है, यानी ये गलत तरीका है, इसका मतलब दिस इज द रॉन्ग मेथड, या हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा पा रहे ना, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए जरूरी होता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, साथ में इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी होना जरूरी है, तब जाके एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है। और हमने अभी भी चेक करा है कि इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा ठीक है मैं आंसर एल हॉस्पिटल रूल से निकाल रहा हूँ, मैंने तो बहुत कम यूज करके बताया आपको ना, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन है, हम हर बार आंख बंद करके नहीं लगा सकते। तो सिर्फ यही चेक करना पर्याप्त नहीं होता कि वो 0 पे डिफरेंशिएबल है। मैं लिमिट x अप्रोचिंग 0 निकाल रहा हूँ, तो मुझे पता है 0 पे डिफरेंशिएबल है, तभी तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं उसको, 0 पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएट किया हमने, आ गया। लेकिन फिर भी आंसर गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए ये अप्रोच नहीं लगाई जा सकती है ना। अब उन पॉइंट को लिख लो आप जो एल हॉस्पिटल रूल के होते हैं हमारे, एल हॉस्पिटल रूल लिख लो आप, एल हॉस्पिटल रूल, लोपिटल्स रूल। एच साइलेंट होता है इसमें ना, लोपिटल्स रूल बोलते हैं इसको ना। वो तो ठीक है, हॉस्पिटल भी बोल दो चाहो तो, वरना वो तो अच्छा लगता है सुनने में ना। बाकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है इसका, लोपिटल्स रूल, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका यही है ना। तो इसमें लिखे फर्स्ट पॉइंट, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर differentiable, if fx and gx are differentiable in a small open interval containing a, if fx and gx are differentiable in a small open interval containing a, small a, in a small open interval containing small a, such that g dash a, g dash x, such that g dash x is not equal to 0, such that g dash x is not equal to 0 when
x is not equal to a. तो पहली कंडीशन तो ये हो गई ना, जब मैं इस रूल को लगाऊंगा तो पहले मैं चेक करूंगा कि fx and gx are differentiable in an open interval containing a and such that g dash x is not equal to 0 when x is not equal to a. Second, if fx and gx, if f dash x and g dash x are continuous in a small open interval containing a, and if f dash x in उनका डेरिवेटिव वो खुद डिफरेंशिएबल तो हो, उनका डेरिवेटिव क्या हो, कंटिन्यूस हो, and if f dash x and g dash x are continuous in an open interval, in a small open interval containing a, and third, if limit x approaching to a, fx upon gx is having indeterminate form of the type 0 by 0 or infinity by infinity, and if limit x approaching to a, fx upon gx is having indeterminate form of the type 0 by 0 or infinity by infinity, then मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं इस लिमिट को निकालने के लिए कर रहे हैं अपन, है ना, जो भी कुछ कर रहे हैं, उल्टा भी लिखा सकता था मैं इसको, मैं भी बोल सकता था लेट दिस इज हैविंग इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ 0 by 0 infinity by infinity, एंड सेकंड पॉइंट ये डिफरेंशिएबल है, उनका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है, देन इस लिमिट को निकालने के लिए कर रहे हैं अपन। तो ये लिमिट निकालने के लिए मैं एल हॉस्पिटल रूल तभी लगाऊंगा जब ये लिमिट लगा के देखा मैंने 0 by 0 बन रहा हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा हो। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है मेरा एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए, है ना। सेकंड फिर हम देखेंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, एक्स बराबर ए पर क्या होना चाहिए, यानी ए को कंटेन करने वाले स्मॉल ओपन इंटरवल में, मतलब मेरी बात समझ रहे ना, वहां डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, और इस तरह से होना चाहिए कि जो डेरिवेटिव आएगा जी डेश एक्स वो एक्स, क्योंकि हम जानते हैं इसका मतलब क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, तो जब एक्स नॉट इक्वल टू ए है तो जी डेश एक्स भी क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए ना, फिर इनका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, कंटिन्यूअस। और अगर तीनों बातें हैं, 0 by 0 भी आ रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट भी ट्रू है, सेकंड पॉइंट भी ट्रू है, देन लिखें, देन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, देन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, fx upon gx will be equal to limit x approaching to a, f dash x upon g dash x। फिर इसको निकालने के लिए हम ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमने चेक करा कि 0 by 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, फिर ये चेक किया कि दोनों डिफरेंशिएबल हैं, फिर ये चेक किया कि उनका डेरिवेटिव भी क्या है, कंटीन्यूअस है, तब जाके इस लिमिट को निकालने के लिए लगा दिया। अब इसमें ध्यान से देखें, हमें इस लिमिट को निकालने के लिए ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, कब कर रहे हैं वो पॉइंट लिख दिए हमने। अब कभी हमें लगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कभी हमें लगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी क्या करेगी, ये भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये लिमिट इसके बराबर ही तो है। मेरी बात समझ रहे हैं भाई, इसको निकालने के लिए प्रोसेस फॉलो किया है मैंने। अब अगर मुझे लगता है कि मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर 0 by 0 बन रहा है या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, तो सिंपल ये एक फंक्शन हो गया बस, और ये एक फंक्शन हो गया, तो फिर मैं चेक करूंगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होना चाहिए, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होना चाहिए, और 0 by 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो फिर लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का डेरिवेटिव फिर ऊपर निकाल लो, नीचे का फिर नीचे निकाल, तो ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू हो सकती है ना, ठीक है ना। तो लेकिन वो हमने ड्रॉबैक देख लिया और समझ में आ गया कि हाँ भाई एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए उसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस भी आना जरूरी है, तभी जाके अपन एल हॉस्पिटल रूल से रिजल्ट सही निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो सिंपल प्रोसेस सिखाया है लिमिट निकालने की, उन्हीं का इस्तेमाल किया जा सकता है ना, ठीक है ना। तो ये दिस इज ऑल अबाउट लिमिट, एलसीडी खत्म हो गया हमारे ना। क्या हुआ कल, अच्छा कल वाला दिया था मैंने, हाँ तो उसको डिस्कस कर लेते हैं ना अपन। मिनिमम था शायद, मिनिमम ऑफ कॉस एक्स, तो ये हमारे पास एक्स जो है वो 2 पाई तक था, तो टी कहां तक आएगा, टी आ जाएगा 5 पाई बाय 2 तक, टी आ जाएगा हमारे पास 5 पाई बाय 2 तक, तो ये 5 पाई बाय 2 तक आ गया, ये दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई, उसके बाद ये 3 पाई बाय 2 आ गया, उसके बाद ये 2 पाई आ गया, और उसके बाद ये 5 पाई बाय 2 आ गया ना, उसके बाद ये आ गया 5 पाई बाय 2, ये ऐसा आ गया। बस हमें देखना है ना, तो देख सकते हैं अगर हम x को लेते जाएंगे, x को अगर मैं यहाँ लूंगा तो यहाँ से यहाँ वेरी करेगा, मिनिमम वैल्यू x प्लस पाई बाय 2 पर आएगी, फिर मैं x को यहाँ लूंगा तो यहाँ आ जाएगा मिनिमम वैल्यू x प्लस, क्योंकि डिक्रीजिंग है ना, फिर मैं यहाँ लूंगा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, मिनिमम वैल्यू x प्लस पाई बाय 2 पर आएगी, यहाँ लूंगा तो यहाँ आ जाएगा मिनिमम वैल्यू x प्लस पाई बाय 2 पर आएगी, जैसे ही मैं यहाँ आऊंगा x प्लस पाई बाय 2 यहाँ आ जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1s1। तो ये अब चेंज हो रहा है ना, इफ x इज
लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम वैल्यू आ रही है t बराबर x प्लस पाई बाई टू पर, ये रख दिया हमने। अब जैसे हम पाई बाई टू को क्रॉस करेंगे, अगर x पाई बाई टू पर है, अगर x यहाँ है, x अगर यहाँ है तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ है, मिनिमम वैल्यू -1। x को मैंने यहाँ लिया, x प्लस पाई बाई टू यहाँ है, मिनिमम वैल्यू -1। तो जब तक ये पाई आता रहेगा मिनिमम वैल्यू -1 आएगी। कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा। अगर मैं x को यहाँ भी ले लूंगा ना इस जगह, तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ होगा। अभी मैं बोल सकता हूँ कि मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 है। लेकिन जैसे ही हम पाई को क्रॉस करेंगे, जैसे हम यहाँ आएंगे, अगर x इस जगह होगा तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ आएगा, यानी हम इस ग्राफ की बात करेंगे। अब मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी? x पर आएगी। तो फिर चेंज हो रहा है, मतलब है ना, लेस देन इक्वल टू पाई, मिनिमम वैल्यू आ गई -1। अब आ गए हम पाई से बड़े पर आ गए, तो हम देख रहे हैं भाई जब तक x पर मिलता रहेगा तब तक लिखते रहेंगे, और उसके बाद आगे चल जाएंगे ना, फिर डिफरेंशियल चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं बनो, हम यहाँ थे, हम इस जगह आए तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ आया, मिनिमम वैल्यू x पर आ रही है। यहाँ आ गए हम तो x प्लस पाई बाई टू आगे आ गया, x यहाँ है, x प्लस पाई बाई टू यहाँ है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है? x पर ही आ रही है। थोड़ा और आगे बढ़ा, मिनिमम वैल्यू अभी भी कहाँ आ रही है? x पर आ रही है। यहाँ आ गया, x अगर यहाँ है, x प्लस पाई बाई टू यहाँ, मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है? x पर ही आ रही है ना। अब यहाँ आ गया, इस जगह आ गया, थोड़ा इस जगह आ गया, अगर x यहाँ है इस जगह, तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ होगा। अभी भी ये रोड छोटी है, ये रोड बड़ी है, ये कम पॉजिटिव है, वो ज्यादा, अभी मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है? x। लेकिन एक स्थिति से आएगी, रोड बराबर हो जाएंगी, वो 7 पाई बाई 4 होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले उसको मार्क कर लिया करो आप, क्योंकि वो मार्क किया होगा ना तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि भाई ये कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ना। तो 7 पाई बाई 4 पर आएगा ना, तो ये इसको मैंने ऐसे रब कर दिया यहाँ पर ना, इसको मैंने ऐसे रब कर लिया यहाँ से ना, और वो बनाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं बना। तो वो हमारे पास 2 पाई था, और 2 पाई के जस्ट पे लेके आएगा वो 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। ये पूरा ग्राफ बना दिया हमने, ये पूरा ग्राफ बना दिया हमने। ये हमारे पास 2 पाई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 7 पाई बाई 4 आएगा। ये 7 पाई बाई 4 आ जाएगा, यानी x बराबर 7 पाई बाई 4 पर जो भी आएगा आगे बढ़ जाएगा 2 पाई से आगे। तो हम देख रहे हैं जब मैं x को मैंने यहाँ लिया ना इस जगह, अगेन हम देख, अब x को मैंने यहाँ लिया, जब मैंने x को यहाँ लिया इस जगह, तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ है, x यहाँ है, x प्लस पाई बाई टू यहाँ है। इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है? x पर ही आ रही है। फिर मैं आगे बढ़ा यहाँ पर ना, अब की बार फिर मैं आगे बढ़ा, अब मैंने x को यहाँ लिया, तो x प्लस पाई बाई टू कहाँ होगा? x प्लस पाई बाई टू यहाँ होगा। तो आगे बढ़ेगा ना, जस्ट यहाँ आ जाएगा आगे ना, ये आएगा ना। तो ये रोड छोटी है, ये कम पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव, अभी मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है? x पर ही आ रही है ना। जैसे ही हम लेकिन यहाँ आएंगे ना इस जगह, जैसे ही हम इस जगह आएंगे, पूरा कंसंट्रेशन का गेम है ना। जैसे मैं यहाँ आऊंगा, अगर x यहाँ है, अगर x यहाँ है तो x प्लस पाई बाई टू यहाँ आ जाएगा। अभी भी बोल सकते हैं क्योंकि अब दोनों रोड बराबर हैं, अभी भी बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू यहाँ आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्रॉस करूंगा ये रोड बड़ी हो जाएगी और वो छोटी हो जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी? x प्लस पाई बाई टू पर आएगी। तो एक बार और चेंज होगा, मतलब ये कहाँ चेंज होगा? 7 पाई बाई 4 पर। तो 7 पाई बाई 4 आ गया, और यहाँ तक मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही थी? x पर, तो t बराबर x रख दिया। लेकिन जैसे ही हम 7 पाई बाई 4 को क्रॉस करेंगे और लेस देन इक्वल 2 पाई, लेस देन इक्वल 2 पाई, तो अब मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी? x प्लस पाई बाई 2 पर आ जाएगी। तो 4 डिफरेंशियल आ जाएंगे इसकी ना, है ना। तो ऐसा निकाला जा सकता है उसको। तो ये आसान है, थोड़ा कंसंट्रेशन वाली बात है, बस एक बार धीरे धीरे आगे बढ़ो इसमें ना, और थोड़ा बहुत करेंगे एक दो बार तो अनुभव हो जाएगा, फिर थोड़ा तेज बढ़ सकते हैं अपन चाहे तो। ठीक है ना, यही था बस, है ना शायद। तो आगे चलते हैं ना हम। अब आता है एमओडी पर, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पर, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो ये तो पढ़ रहे हैं अपने 11th क्लास से ना, और ऐसा नहीं कि हम जैसे फंक्शन पढ़ रहे हैं वहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 1 निकालने के लिए, मैनी 1 निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हुए आ रहे हैं इसको ना। तो इसमें हम कम से कम सवाल करेंगे इसमें ना, ठीक है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अपन आगे भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बिना पढ़े भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, डीबी में अच्छे खासे सवाल आपके आते हैं। मैंने प्रूव करा दिया फर्स्ट प्रिंसिपल आपको क्लास में, फर्स्ट प्रिंसिपल के सवाल मैंने करवा दिया आपको ना, ठीक है ना। फिर भी मैं इतने सवाल कराऊंगा आपको अच्छा लगेगा दिखने में, ऐसी बात नहीं। हालांकि वो उससे कोई आपका फायदा नहीं होगा, बस दिखाने के लिए कराऊंगा आपको, भाई आपको लगेगा था कि एमओडी मैथ्स वालों ने ही पढ़ाया, पर इसलिए पढ़ाएंगे हम, अदरवाइज तो आपको वैसे ही आता है पढ़ना ना। डिफरेंशिएट नहीं कर रहे क्या अपन? कर ही रहे ना, आप ही कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ ना। मैं तो छोड़ देता हूँ, उसके बाद डिफरेंशिएट कर लेना आप ना। तो बस वो इतना इसलिए पढ़ाएंगे कि आपको लगे कि हाँ भाई मैथ्स वालों ने पढ़ाया था एमओडी, इसलिए पढ़ाएंगे उसको, अदरवाइज तो आपको सब आता ही है। तो इसमें हम जानते हैं ना भाई डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है
यानी फाइंडिंग डेरिवेटिव, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स नहीं है ना, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, यानी किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज डिफरेंशिएशन। तो लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भर भर के पढ़ाया, दिक्कत अभी भी आती है आपको, आती नहीं आती, अभी भी आती है, क्योंकि वो तो कोई फायदा होगा ही नहीं उसका, आप जीवन भर पढ़ते रहो एमओडी आप, तो अभी ऐसा नहीं कि पारंगत हो जाएंगे अपन एमओडी के अंदर, तो भी नहीं होंगे ना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। लिखिए and if fx is a differential function and if fx be a differentiable function, if fx be a differential function then f dash x is equal to limit h approaching to 0 f of x plus h minus का fx upon h। और हम जानते हैं फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल, लिखने की जरूरत नहीं है अभी ना, सब लिख रखा है अपन ने। फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन बाय यूजिंग दिस इज नोन एज फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय यूजिंग एबी इनिशियो मेथड। ये बोर्ड का काम का है हमारे, मैंने कुछ सवाल वहां भी करवा दिए, इवन प्रोडक्ट रूल भी प्रूव करवा दिया मैंने आपको ना, कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का कैसे आता है ना, वो हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स को ऐड करते हैं ना और सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे तो क्वेश्चन रूल भी प्रूव कर सकते हैं आप, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का जो फॉर्मुला है वो भी प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए एफ एक्स इंटू जी एक्स को ऐड करना पड़ता है और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो वो सब हमने इसका यूज कर लिया। एक और सवाल कर सकते हैं इसमें, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, सिर्फ लिमिट का रोल है ना, जितनी ईमानदारी से लिमिट का सवाल करोगे आप, बस लिमिट निकालनी है और कुछ नहीं करना हमें, और लिमिट पूरा पढ़ लिया हमने ना, फुल स्टॉप लग गया ना, बड़ी मुश्किल से लगाया फुल स्टॉप आप भी शायद दुआ कर रहे होंगे रोज ही कि आज तो खत्म हो जाएगा ना, लेकिन वो इतना पढ़ने का एडवांटेज मिलना चाहिए एक्चुअली अपने को ना, जो कुछ है वही है, वहीं पकड़ना पड़ेगा अपने को, मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ, लिमिट का कौन सा कंसेप्ट में मिक्स कर रहा हूँ, वही मेन कंसेप्ट है ना। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये मैंने डिफरेंशिएट करके बता भी रखा है आपको, एक डीबी में सवाल आया था हमारे, तब मैंने बताया भी था आपको ना, और मैंने कहा था कि हम जो है वो जब भी वेरिएबल रेस्ट पावर वेरिएबल हो, और एक प्रोसेस होता है लॉगरिथम भी यूज ले सकते हैं हम चाहें तो, या उसकी भी जरूरत नहीं होती, उसको e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स की फॉर्मूला लिख दो ना, लेकिन हमें यहाँ निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, फॉर्मूले का यूज करते हुए निकालना है इसको ना, इंपॉर्टेंट बस। तो थोड़ा सा वो लिमिट में फेद रखो आप, तो भाई सर ने लिमिट पढ़ाया अच्छा हमें ना, और बस हमें वो लगाना है कंसेप्ट। हो गया ना, आंसर हम जानते हैं, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स। तो सिंपल चेन रूल का यूज करके दिखा सकते हैं, या लॉग ले लो आप फटाफट ना, ये मैंने करके भी दिखा रखा है क्लास में ना। तो हमें निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो सिंस एफ डेस एक्स इज इक्वल टू दिस इज लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो इसको पहले मैंने ऐसा लिख लिया ना, पहले लिख लो या बाद में लिख लो तो एक ही बात है, इसको ऐसा लिख लिया ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एल एन एक्स, है ना। अब हम जानते हैं इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं ये तो आता ही आता है, बस सिंपली प्रोडक्ट रूल लगाना है आपको, तो एक बार आएगा 1 और एक बार आएगा एल एन एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है
एक्स की पावर एक्स लिखा हुआ है, तो आंसर आ गया एक्स की पावर एक्स इंटू 1 + ln x। सिंपल प्रोसेस का यूज करके। तो अब हमें प्रूव करना है कि वो कैसे आया, हमने ये प्रोसेस कैसे लगा रहे हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल दिखाना है। तो ये आ गया ई रेस्ट पावर एक्स प्लस एच इंटू ln ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई रेस्ट पावर एक्स इंटू ln एक्स अपॉन एच। ये हमने एफ एक्स हमारे पास ये है, इसमें एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रख दिया हमने, ये आ गया। अब 0/0 बन रहा है, तो जैसे लगा कि बेस कांस्टेंट आया, दो काम करने हैं हमें, एक तो -1 चाहिए और एक 0 पे जाना चाहिए। तो पहले तो यहाँ -1 लाओ, उसके लिए क्या करो, उसको कॉमन ले लो। ये सब सवाल किए ना हमने से, अब वो सोचना तो आपको पड़ेगा, देखो दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा ना। लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, तो ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू ln एक्स। कॉमन लेने से क्या हो गया, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, तो एक्स प्लस एच आ गया, उसके बाद आ गया ln ऑफ एक्स प्लस एच, और साथ में कितना आ गया, -x इंटू ln एक्स आ गया। फिर ये -1 आगे लिखा हुआ है क्योंकि कॉमन ले लिया हमने वो, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ये ऐसा आ गया। एक काम तो हो गया, -1 बन गया। अब हम जाते हैं भाई, यहाँ तो एच है ही नहीं, तो ये तो बेकार है, इसको बार बार कॉपी करना है अपने को। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स की पावर एक्स। हम जानते हैं जब भी वेरिएबल रेस्ट टू पावर वेरिएबल होता है ना, जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें वो तो आता ही आता है ना, वो तो आएगा ही आएगा, चाहे लोग से निकाल लो चाहे किसी भी निकाल लो। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, एक्स की पावर एक्स को मैंने बाहर निकाल लिया, ये तो एक्स की पावर एक्स है ना। लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 लगा हुआ है हमारे पास। अब ये ध्यान से देखो कि अगर हम देखें लिमिट लगाने पर ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये 0 पे अप्रोच कर रहा है। तो अगर ये सेम एक्सप्रेशन मुझे नीचे चाहिए, तो जैसे ये सेम एक्सप्रेशन को मैं नीचे बना लूंगा, तो वो लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो उसको अलग कर दूंगा, है ना। अब जो नीचे मैंने क्रिएट किया है उसको मैं ऊपर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो वो सब मैंने कर दिया है ना। और ये आ गया एक्स प्लस एच इंटू ln ऑफ एक्स प्लस एच। वो सब आपको दिखाना है बस कॉपी के अंदर, मुझे नहीं दिखाना है ना। ये ऐसा एच आ गया, ये बचा बस मेरे पास, वो एक स्टेप स्किप कर दी मैंने ना। बस जैसे मैंने नीचे लिखा ना, नीचे लिखा तो कितना हो गया, 1 हो गया, बस ऊपर वाला बचा हमारे पास, और नीचे हमारे पास एस था। एग्जाम में तो एक एक लाइन दिखा था बोर्ड में ताकि अच्छा लगे उनको ना। अब अच्छा कब तक लगाऊंगा मैं आपके लिए ना कर ही, ये बता ही दिया मैंने, कर आपको ना। तो इसमें अब अगेन 0/0 बन रहा है, अब बस मुझे ये सवाल की लिमिट निकालनी। तो इसमें अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ ln बचा हमारे पास, ln के अंदर इससे लिमिट क्या होती है कि 1 + fx हो, और वो fx कहाँ जा रहा हो, 0 पे जा रहा हो, लिमिट h पर लगी हुई है। तो अगर हम ln के अंदर 1 + fx क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो 1 तो चलो कैसे भी ले आएंगे, 1 लाने के लिए मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, 1 लाने के लिए मैं यहाँ से h कॉमन ले सकता हूँ। इंपॉर्टेंट है कि कॉमन लेने के बाद या 1 क्रिएट करने के बाद जो 1 + fx बचेगा, वो fx कहाँ जाना चाहिए, 0। वो 0 पर तब जाएगा जब h ऊपर होगा, क्योंकि अगर h नीचे आ गया ना, तो या तो h 0+ है या 0- तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा। तो यहाँ 1 क्रिएट करने के लिए मैं x को ही बाहर निकालूंगा। तो इसमें भी अभी दिमाग लगा रहे हैं, देखो आप, ये मैं इस x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और ये यहाँ भी x हमारे पास है, तो वो x कॉमन ले लो आप, ये x की पावर x लिखा हुआ है हमारे पास, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, और वो कॉमन ले लिया हमने, ये मैंने x कॉमन ले लिया। तो व्हाट वी गेट, ln ऑफ x प्लस एच माइनस का ln x आ गया ना, ये मैंने कवर कर लिया ना। यानी x को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो x इंटू ln आया, यहाँ भी x इंटू ln था, तो वो मैंने x कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, बस h को मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो मैंने h को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ln ऑफ x प्लस एच, h इंटू ln ऑफ x प्लस एच, ये आ जाएगा h इंटू ln ऑफ x प्लस एच, ये ऐसा आ जाएगा ना। फिर ये h को मैं अलग अलग कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ भी अलग अलग कर लिया ना। वो तो ठीक है, अलग अलग लिमिट लगाने के पहले मैं इंश्योर करूंगा कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं जल्दी सोच पा रहा हूँ। 0/0 बन रहा है क्योंकि लिमिट h अप्रोचिंग 0 है, ये 0 पे जा रहा है, ये खुद ln x है, ln x वेरिएबल नहीं है, ln x का x वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल h है हमारे पास। तो हम देख रहे हैं भाई h को h से काट देंगे, और ये लिमिट तो क्या आ जाएगी, ln x आ जाएगी। यहाँ देखते हैं ना, यहाँ अगेन 0/0 है, ऊपर जो 0 क्रिएट कर रहा है वो ये क्रिएट कर रहा है, नीचे क्रिएट कर रहा है ये तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर रहा। तो अब क्या करो, log m माइनस log n लगा दो, log m/n। भाई या तो यहाँ से x बाहर लो, तो ln x प्लस ln ऑफ 1 + h/x बनेगा, और ln x से ln x कट जाएगा, या इसको log m माइनस log n का कंसेप्ट लगा दो, log m/n लिखो, log m/n, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, और याद आएगा ln ऑफ x की जगह x लिखा हुआ, ln ऑफ 1 + h/x। आगे समझ में, ये h की जगह h लिखा मैंने, इस h को h से काट सकता हूँ नो डाउट, क्योंकि h नॉन जीरो है, मैं काट सकता हूँ उसको, और लिख दिया मैंने ln ऑफ x + h, ये मैंने ऐसे लिख दिया, log m माइनस log n इज log m
बाई एन, तो 1 प्लस एच बाई एक्स आ गया। अब लिमिट लगाने पर ये 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म में ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, तो बाई यूजिंग स्टेरन लिमिट हमें नीचे चाहिए, तो वो जो एक्स ऊपर लिखा हुआ था उसको नीचे लेके आ जाओ, वो जो एक्स ऊपर लिखा हुआ था उसको नीचे लेके आ जाओ, बस ये 1 आ जाएगा, वो ln x आ जाएगा। प्रूव हो गया बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस इज x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, याद रहे तो अच्छा है ना, ln ex, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है ना, ऐसे अपन फटाफट निकाल सकते हैं ना, कुछ नहीं करा हमने, लिमिट का रोल सारा है ना, बस वो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला कैसे आया वो बता दिया आपको ना, और उसका यूज कर रहे हैं, उसका यूज करके निकाल रहे हैं अपन फटाफट। एक और लिखें, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हम जानते हैं वैसे, हम जानते हैं इसका डोमेन माइनस पाई बाय 2 है, इसका ग्राफ ऐसा है, ये स्टिकिंग इंटीजिंग है, और ये एक ऑड फंक्शन है, ये सब हम जानते हैं इसके बारे में। डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये सब चीजें मुझे पता है तो फिर दिक्कत ही नहीं आएगी मुझे ना। और ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है और -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 और -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फॉर्मूला तो जानते हैं हम, हमें तो डायरेक्ट काम आएगा, तो बोर्ड में कभी आ जाए तो उसके लिए देख रहे हैं अपन, अदरवाइज हमारे काम आने वाला नहीं है जी एडवांस में, तो फॉर्मूला याद रखना है बस ना, और वो देखना है ना, आ जाए तो भाई ठीक है, वरना तो फिर फॉर्मूला काम आएगा से हमारे ना। तो इसमें देखो कैसे निकालेंगे ना, इसमें ध्यान से देखो आप, हम इनवर्स फंक्शन पढ़ चुके हैं एक्चुअली ना, इनवर्स फंक्शन में एक फॉर्मूला डिराइव कर रखा है हमने, जी डेश वाई इक्वल टू 1 अपॉन एफ डेश एक्स, बस उसका इस्तेमाल कर लेंगे अपने ना, और थोड़ा बहुत उनको दिखा देंगे ताकि उनको अच्छा लगे ना। तो मैंने मान लिया कि एफ एक्स हमारे पास है, इसको वाई बोलो या एफ एक्स बोलो एक ही बात है, तो ये वाई बराबर एफ एक्स एक फंक्शन आ गया, एफ एक्स क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स, और हम जानते हैं अगर ये वाई बराबर एफ एक्स है, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ऑलवेज क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, और साइन वाई का मतलब वाई का फंक्शन हो गया, तो ये जी ऑफ वाई मान लिया मैंने। तो ये वाई बराबर एफ एक्स और एक्स बराबर जी वाई, ये दोनों क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ऐसे तो लिखते हैं अपन इनवर्स फंक्शन। हम ये जानते हैं ये वाई जो है यही एग्जैक्टली ये वाला है, और ये एक्स ये वाला है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें एफ डेस एक्स निकालना है। अब देखो मैं एफ डेस एक्स बोलूं या मैं डिवाइड बाई डी एक्स बोलूं एक ही बात है। अब हम क्योंकि यहाँ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स था, तो हम वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तभी मैं डिवाइड बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ। या एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई है, तो मैं यहाँ क्या निकालूंगा, डी एक्स बाई डी वाई, मैं एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दूंगा। अब मैं डी एक्स बाई डी वाई बोलूँ या जी डैश वाई बोलूँ एक ही बात है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स बोलो या एफ डेस एक्स बोलो, डी एक्स बाई डी वाई बोलो या जी डैश वाई बोलो एक ही बात है ना। हमें क्या निकालना है, हमें एफ डेस एक्स निकालना है, और इस एफ डेस एक्स और जी डैश वाई में हम रिलेशन जानते हैं ना, हमें जानते हैं सिंस जी डैश वाई इक्वल टू, ये रिलेशन जानते हैं ना, जानते हैं ना, पता है हमें निकालना क्या है एफ डेस एक्स, तो हम क्या करेंगे जी डैश वाई निकाल लेंगे। अगर मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं दिखाना हो, मुझे सिर्फ ये बताना हो कि वो फॉर्मूला कैसे आया है ना, ये वो वाई इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आ गया विदाउट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं से दिखा सकता हूँ बना कैसे। हमें क्या निकालना है, एफ डेस एक्स निकालना है, तो व्हाट इज जी डैश वाई, अगर मैं जी डैश वाई निकालूंगा तो जी डैश वाई का मतलब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। व्हाट इज जी डैश वाई, कॉस वाई, जी डैश वाई कॉस वाई तो आएगा, ये कॉस वाई आ गया, तो ये आ गया कॉस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डेस एक्स, और यहां से मैंने दिखा दिया एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई। हम जानते हैं कि वाई हमारे पास ये है, और इस वाई की रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई, लेकिन हम ये जानते हैं इसका फॉर्मूला देखकर कि ये 1 पर और -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी x 1 नहीं हो सकता, अगर मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं तो x -1 भी नहीं हो सकता, और अगर x 1 और -1 नहीं है तो फिर y पाई बाई 2 भी नहीं है, और y माइनस पाई बाई 2 भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि एग्जिस्ट करे तो y यहां तक देखें तो y माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है क्लोज इंटरवल, लेकिन अगर हम चाहते हैं ये एग्जिस्ट करे तो y पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए और माइनस पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, और अगर y ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है तो इसका मतलब y या तो फर्स्ट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, पर इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, प्लस माइनस साइन लगाया बाहर मैंने, लेकिन बाहर माइनस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि y जिस इंटरवल में है उसमें cos y क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, तो प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, व्हाट इज साइन y,
एक्स रख दो बस वहां, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया फटाफट। याद रखना ही काम आएगा अपने ना, और यह प्रोसेस काम आएगी हमारे। ठीक है, कभी आ जाए तो इसलिए बताया जा रहा है आपको, अदरवाइज याद रख रखा है फॉर्मूला हमने ना। अब हमें बस ये दिखाना है कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे दिखाओगे आप। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं ये दिखाऊंगा कि जो जी डैश वाई आया है ना, जो जी डैश वाई कॉस वाई आया है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के दिखा दूंगा मैं। बस ये चालाकी करूंगा मैं ना। भाई हमने ये फॉर्मूला निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है एफ डैश एक्स। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, हम क्या करें जी डैश वाई निकाल लेते हैं ना। जी डैश वाई मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, भाई साइन का कॉस होता है, मैंने कॉस वाई लिख दिया। अब यहाँ ऐसा करूंगा मैं, हमें जी डैश वाई निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, सिंस जी डैश वाई इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो जी ऑफ वाई प्लस एच माइनस का जी ऑफ वाई अपॉन एच। बस ये इनको दिखा दूंगा भाई ऐसे आया है भाई, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा कॉस वाई। भाई वाई का फंक्शन है ना, भाई वहां एफ डैश एक्स निकालते थे क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, या वाई का फंक्शन है, मैंने जी डैश वाई को ऐसे निकाल लिया। और हम जानते हैं लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ वाई प्लस एच माइनस का साइन वाई अपॉन एच। और हम जानते हैं लिमिट कितनी आएगी, कॉस वाई आएगा दोनों, वो आपकी जिम्मेदारी निकालना। निकाल लेंगे वो तो साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे और सब कर देंगे वरना, तो हम जानते हैं कॉस वाई आ जाएगा। पर उसके बाद का प्रोसेस मैंने बता ही दिया आपको ना, वहाँ कॉस वाई रख देंगे और उससे आ जाएगा वो। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से दिखा दिया हमने ना, डायरेक्ट हमने साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई नहीं लिखा है ना, ये तो निकाल देंगे ना साइन सी, ये भी मैंने बता रखा है क्लास में, बता रखा है ना साइन का डेरिवेटिव बताया रखा है मैंने आपको। ये लिमिट लगा देंगे, ये कॉस वाई आ जाएगा, पर उसके बाद वहाँ चले जाएंगे और वो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई, वाई ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई एक्स के बराबर है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल लिया बिना किसी दिक्कत के ना। अब घर से निकाल के लाएंगे यहाँ पे ना, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। और हम जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है इसका, 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑब्वियस सी बात है एक्स 1 नहीं हो सकता, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, माइनस 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 और माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो तो इसके डोमेन में आएगा भी नहीं वैसे, तो हमें लग रहा है ना मॉड एक्स है तो जीरो पर भी अनडिफाइंड होगा, जीरो डोमेन में नहीं आएगा इसके। इसका डोमेन क्या होता है 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फाइनेट से माइनस 1। इसकी रेंज क्या होती है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, उसमें पाई बाई 2 नहीं आता, ये उसका डेरिवेटिव है, ये इसका ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। हम जानते हैं पाई बाई 2 के बराबर कभी नहीं आता है, और ये इसका ग्राफ बन जाता है, ये इसका ग्राफ बन जाता है। तो सब चीजें लिख दी हमने इसकी ना, नाइदर इवन नॉर ऑड है, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है, तो सब कुछ लिख दिया हमने सेक इनवर्स के बारे में। डायग्राम, डेरिवेटिव, डोमेन, रेंज, ग्राफ, डेरिवेटिव सब लिख दिया ना। ये निकाल के लाना है आपको कैसे आया, प्रोसेस भी मैंने बताया वो फॉलो करना है, बाकी निकाल के लाना है ना। लेकिन नाउ डेरिवेटिव ऑफ सम बेसिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ सम बेसिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। तो यहां पर हम फंक्शन लिख लेंगे एफ एक्स, और यहां उसका डेरिवेटिव लिख देंगे एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सम बेसिक फंक्शन। ये भी जानते हैं जो मैं लिखवाने वाला हूं आपको ना। तो फर्स्ट हमारे पास है एक्स टू द पावर एन, एफ एक्स अगर एक्स की पावर एन है तो डेरिवेटिव विल बी एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। पावर फॉर्मूला बोलते हैं इसको अपने ना, जब भी किसी फंक्शन पे पावर कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले पावर फॉर्मूला लगाया जाता है। और पावर फॉर्मूला क्या होता है, पावर को आगे ले लो, पावर में से एक कम कर दो, इतना करने के बाद पावर का काम खत्म हो जाता है। बस अब जिस पर पावर लगी हुई उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। पावर किस पे लगी हुई है, एक्स पर, एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 आ गया, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ना। इसके बाद हमारे पास आता है दिस इज ए रेज़ टू पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स इज ए रेज़ टू पावर एक्स इंटू ln a, जहां ऑब्वियस से बात है ए पॉजिटिव है एंड ए नॉट इक्वल टू 1। ये सब निकाल सकते हैं आप है ना बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, चाहे तो आप इन सब में बेसिक लिमिट लगेगी, बस जो एक्सटर्नल लिमिट है उनका इस्तेमाल कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़े हमारे पास ln mod x, डेरिवेटिव ln mod x इज 1 बाय x, ऑब्वियस सी बात है x इज नॉट इक्वल टू 0, ln mod x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, यानी जब मैं 1 बाय x का इंटीग्रल पढ़ूंगा तो 1 बाय x इंटीग्रल क्या होगा ln mod x। क्योंकि हम अगर इसकी बात करेंगे ना, अगर मैं इसका भी डेरिवेटिव निकालूंगा तो भी वही आएगा। मान लो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा भाई, dy बाई dx इज इक्वल टू ln का रोल क्या होता है 1 अपॉन कर देता है बस वो,
है ना, 1 अपॉन कर देता है वो। इतना 1 अपॉन करने के बाद ln का काम खत्म हो गया। अब किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस एक्स को, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, 1/x आ गया देखो आप, है ना। तो ln मॉड x का डेरिवेटिव 1/x होता है, यानी कभी हम 1/x का इंटीग्रल निकालेंगे तो इंटीग्रल इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो इसका रिवर्स प्रोसेस होता है ना। इसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ रहा है तो इसका इंटीग्रल फिर ही आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर ही आ रहा है तो इसका इंटीग्रल फिर ही आ जाएगा ना, ठीक है। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये इंटीग्रल में काम आ जाएगा जब इसको इंटीग्रेट करूंगा। ln मॉड x लिख दूं, ये मैंने समझा दिया। ln x तो जानते हैं यहाँ पर, और नो डाउट यहाँ बेस ई है, जब बेस ई होगा तभी डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर बेस ई नहीं है तो वी हैव टू यूज बेस चेंजिंग थ्योरम, पहले बेस चेंजिंग थ्योरम लगानी पड़ेगी, उससे ई आएगा और तब जाके उसका डेरिवेटिव अपन ही लिख पाएंगे ना। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, कॉसेक एक्स का क्या होता है। बस इनको लिख लो अपने हाथ से ना, आता ही आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मतलब उसी तरह से है कि घर में मेहमान आया हम और पूरी टेबल सजा रखी है अपन ने, ऐसा भी नहीं कि पानी पिला के डरका दिया, है ना, बुरा लगता है मेहमान को एकदम पानी पिला के डरका दिया आपने। तो सारी टेबल भर रखी है बनने नाश्ते की, नमकीन 2 वैरायटी की है, बिस्किट 2 वैरायटी के हैं, 2 मिठाई है, कोल्ड ड्रिंक भी है, कॉफी का ऑप्शन भी है, लेकिन वो घर से खाना खा के आया बेचारा, तो उसके लिए सब बेकार है। आपने फॉर्मेलिटी कर दी लेकिन उसको दिखाने के लिए, यही काम मैं कर रहा हूँ यहाँ, आपको सब आता है, बस अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा मैंने पढ़ाया, आपको भी अच्छा लगेगा यार सर ने मोड़ी पढ़ाया। ये उसी तरह सब लिख लिया आपने, मैं लिखूं, लिख लिया सब आपने। नेक्स्ट इसके बाद साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिख लो आप, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिख लो, कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिख लो, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये मैंने बता भी दिया कैसे आते हैं, है ना, विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल से बता दिया और पहले भी लिखा रखा है। डेरिवेटिव इसका आता है 1/√(1 - x²). कब आएगा ये, जब मॉड एक्स 1 से छोटा होगा। ऑब्वियस से बात है, ये हम डेरिवेटिव तभी निकाल सकते हैं जब मॉड एक्स 1 से छोटा है, क्योंकि 1 और -1 पर साइन इनवर्स एक्स कंटिन्यूस है, लेकिन दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगेन ये डेरिवेटिव आएगा -1/√(1 - x²। अगेन एक्स इज 1 से -1 के बीच में आ गया, मॉड एक्स लेस देन 1। बस ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसा होता है जो डिफरेंशिएबल। इससे जब tan इनवर्स एक्स आए तो हमें कोई डरने की बात नहीं है, कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है ना। लेकिन इसके अलावा कोई और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आए तो अलर्ट रहना पड़ता है, वो कंटिन्यूस तो होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं ना, कई जगह वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं ना, एंड दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। कॉट इनवर्स एक्स में माइनस साइन लगा देंगे, ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर। इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास है 1/mod x इंटू √(1 - x²-1), और इसमें भी x 1 नहीं हो सकता और -1 भी नहीं हो सकता, तो x 1 से बड़ा है, -1 से छोटा है, एंड सेम -1/mod x इंटू √(x²-1), mod x greater than 1। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन हमारे पास हैं जिनके डेरिवेटिव हमें याद रहना चाहिए ना। ये कैसे आए हैं सब मैंने बता दिया आपको ना, कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल से बता दिया निकाल के, कुछ वो x की पावर x का ही बताया, √tan x का ही बताया मैंने निकाल के, उन सब में लिमिट से निकालना है अपने को। अब लिखें थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और जिन थ्योरम का यूज करते हैं, ये थ्योरम भी आप जानते हैं, इनका भी आपने यूज किया है ना, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखें, यहाँ लिखें, थ्योरम लिखने के पहले लिख लें, इफ fx and gx are differentiable functions, if fx and gx are differentiable functions, if fx and gx are differentiable functions, then next answer first point, d by dx of c into fx, यानी किसी फंक्शन को अगर मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, क्या करते हैं, कांस्टेंट को अलग कर देते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx, है ना, ये ऐसे ये थ्योरम लगा देंगे अपन कभी इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो। सेकंड होता है सम या डिफरेंस रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ fx प्लस माइनस जी एक्स, हो सकता है दो फंक्शन ऐड हो रहे हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ये रूल भी हम जानते हैं ना, इसमें इसको डिफरेंशिएट कर दो उसको भी डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ fx
प्लस साइन होगा तो प्लस साइन लगा दूंगा बीच में, माइनस साइन होगा तो माइनस साइन लगा दूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये भी दिखा सकते हैं अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से, फाइव एक्स मान लो एफ एक्स प्लस जी एक्स और लगा दो उसमें अलग अलग करके, है ना। जरूरी नहीं है दो फंक्शन ही हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी हो, अगर ऐड हो रहे हैं सब अलग अलग डिफरेंशिएट करते जाओ सबको आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आते हैं प्रोडक्ट रूल पर ना, ये हमने प्रूव भी कर रखा है क्लास में ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये प्रूव भी कर रखा है ना। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार में एक को डिफरेंशिएट करते हैं, या तो पहले एफ एक्स को कर दो, यानी मैं भले जब फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो एक बार में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी को मेंटेन रखते हैं ना। तो यहाँ प्रिंसिपल ये है कि हमने पहले क्या करा, अब देखो मैं ऐसा लिखूं या एफ एक्स लिखूं एक ही बात है, समझते हैं ना बात, ऐसा लिखो या एफ एक्स लिखो एक ही बात। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने एफ को डिफरेंशिएट कर दिया, जी एक्स विल रिमेन एज सच, पहले मैंने एफ एक्स को कर दिया डिफरेंशिएट, अब मैं क्या करता हूँ जी को कर देता हूँ, अब एफ एक्स रहेगा एज इट इज। ये हमने प्रूव भी कर रखा है ना, बताया प्रूव करके आपको, इसको प्रूव भी कर रखा है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रूव तो वहीं से होगा है ना, ये तो हमने बस उनको देख के रिजल्ट डेवलप कर लिया, फिर उनको याद रख लिया अपन ने कि ऐसे ऐसे होता है, हमें यही फॉलो करना है, इन्हीं फॉर्मुला को फॉलो करना है अपने को। जरूरी नहीं है दो फंक्शन हो, तीन भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है, एक फंक्शन एच है, वही एफ एक्स जी एक्स एच एक्स लिखा हुआ है ना, ताकि अब इसमें डिफरेंशिएट करना है इस प्रोडक्ट को मुझे, तो मैंने पहले एफ को कर दिया, एफ डैश, जी और एच मेंटेन रहेंगे, समझ रहे हैं आप, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं ना। अब एफ को मेंटेन रख लो, अब डिफरेंशिएट कर लो, एच मेंटेन रहेगा, अब एफ मेंटेन रहेगा, जी मेंटेन रहेगा, अब की बार एच को कर देंगे डिफरेंशिएट। चार हो तो चार में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। फोर्थ आते हैं क्वेश्चन रूल पर अपने ना, डी बाई डी, ये प्रोडक्ट रूल हो गया, अभी क्वेश्चन रूल पर आ जाएंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसको भी डिराइव कर सकते हैं चाहे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से, जैसे यहाँ में ऐड करते हैं ना, यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, एफ एक्स इंटू जी एक्स को ऐड कर दो ऊपर और माइनस कर दो एलसीएम एलसीएम लेके, तो वही अपने आप फॉर्मूला बन जाता है ना। इसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो पहले मेंटेन रहता है ना, डिनोमिनेटर एज सच, जी एक्स विल रिमेन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, बट अब न्यूमिनेटर को क्या करा मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया, यानी पहले न्यूमिनेटर डिफरेंशिएट होता है ना, अब उसके बाद न्यूमिनेटर आएगा एडिटिव, न्यूमिनेटर को एडिटिव रख लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा, ये भी हम जानते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला है हमारे पास चेन रूल, इसको अपन बोलते हैं चेन रूल। ये हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, यानी मुझे किसी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, किसी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये भी आता है अपने को डिफरेंशिएट करना है ना। सबसे पहले किसको करेंगे, एफ को करेंगे, क्या आ जाएगा एफ डैश, बाकी सब मेंटेन रहेगा। अब किसका काम खत्म हो गया, एफ का काम खत्म हो गया, अब किसको करें, जी को, तो जी डैश, अब जी का काम खत्म हो गया, अब क्या बचा एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बना जाएगा। इसको भी दिखा सकते हैं अपन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हमने मान लिया लेट फाइव एक्स बराबर, हमने मान लिया लेट फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ये मान लिया हमने ऐसे ना। तो सिंस फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू, सिंस फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, फाइव ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, इसको फाइव एक्स मान लिया हमने, पर अब लिख दो यहाँ पर है ना, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो की जगह एच अप्रोचिंग टू जीरो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी एक्स अपॉन एच लिखा हुआ है ना, और हमें प्रूव करना है वो फॉर्मूला कैसे आ गया ना। अब लिमिट लगाओ आप, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो पर ये कहां अप्रोच कर रहा है, जी एक्स, ये खुद क्या है, दोनों सेम नंबर पर अप्रोच कर रहे हैं। जैसे मान लो ये भी ए पर अप्रोच कर रहा हो, ये भी ए पर अप्रोच कर रहा हो, तो क्या बोलेंगे इसको, एफ डैश बनेगा, ये जी एक्स जी पर अप्रोच कर रहा है, ये भी जी पर अप्रोच कर रहा है, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेकिन नीचे, इनका डिफरेंस नीचे नहीं है मेरे पास, तो उसको नीचे बना दूंगा। इनका डिफरेंस क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, और अगर ये नीचे क्रिएट किया है मैंने तो इसको ऊपर भी क्रिएट करूंगा ना, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का जी एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ था हमारे पास,
एच लिखा हुआ था ना, और अब इस लिमिट को यहाँ अप्लाई कर दो, ये क्या बन गया, ये बन गया एफ डैश जी एक्स, और वो क्या बन गया जी डैश एक्स। ये डिराइव हो गया फॉर्मूला है ना। वो तो इन सबसे ड्राई करके उनको मेमोरी में रख रखा था, उनके फॉर्मूले बना रखे हैं अपन, ऐसे ऐसे होता है। वरना जो भी प्रूव करना होगा वो बेसिक प्रिंसिपल से अपन प्रूव कर सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे एक और भी फंक्शन हो सकते हैं, ये दो का कंपोजिट था, तीन का भी कंपोजिट हो सकता है ना। सबसे पहले बाहर वाले से स्टार्ट करो और डिफरेंशिएट करते जाओ उसको आप। ठीक है ना, ऐसे चेन रूल का यूज कर लिया अपन ने ना, इस तरह से चेन रूल को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, नोट में लिखें if y is equal to fx, if y is equal to fx be a differentiable function, if y is equal to fx be a differentiable function, if y is equal to fx be a differential function, then के बाद लिखे नेक्स्ट लाइन से फर्स्ट पॉइंट, then के बाद लिखे नेक्स्ट लाइन से फर्स्ट पॉइंट, y dash is equal to dy by dx is equal to f dash x। ये लिखने के तरीके हैं ना, जैसे dy by dx और f dash x से फेमिलियर है अपन है ना। हम कई बार डेरिवेटिव को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे y बराबर एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो डी वाई बाई डिक्स निकालो, समझ में आ रहा है भाई y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब मैं y को डिफरेंशिएट करूँ या एफ एक्स को करूँ, एक ही तो बात है। तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिख सकता हूँ, वो तो बोलना आसान रहता है, इसलिए अपन एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं ना। तो ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, या सिंपली y डैश लिखें, ये कई बार y1 भी लिखते हैं वो ना। दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जब हम तो ये सवाल बहुत सारे करते हैं, और जब एग्जाम में लिखते हैं तो कई बार वो लिख देते हैं कि दिस y1 इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख देते हैं वो, कई बार मेंशन कर देते हैं ना। y डैश के बारे में मेंशन कर देते हैं कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखें इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चाहे उसको y डैश बोलो, चाहे उसको dy by dx बोलो, चाहे उसको f डैश x बोलो, चाहे उसको y1 बोलो, is called फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब सेकंड, y डबल डैश का मतलब क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया ना। ये ऐसे लिख दो d2y बाय dx स्क्वायर, बेसिकली इसका मतलब यही है ना, अभी देख लेंगे आगे। या इसको f डबल डैश x बोलो, या इसको y2 बोल दो, is called second order derivative of, is called second order derivative of y with respect to x। मतलब जो dy by dx आया था ना, उसको भी अपन दोबारा क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो तभी करेंगे जब dy by dx जो फंक्शन आया है वो भी डिफरेंशिएबल हो। अभी हमने देखा है ना कि कोई फंक्शन अगर 0 पे डिफरेंशिएबल भी है तो उसका दोबारा डेरिवेटिव निकालना तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वो डेरिवेटिव कंटिन्यूस ही नहीं होना, लेकिन जब वो डिफरेंशिएबल होगा तभी जाके उसका दोबारा डेरिवेटिव निकालें। ये सब नोटेशन है, मतलब ऐसे लिखे हुए आ सकते हैं ताकि इनमें कोई दिक्कत नहीं आए, इससे इनसे परिचय करवा रहे हैं आपका ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए क्या लिखा हुआ है ना। सेकंड ऐसे लिख सकते हैं थर्ड वाले में ना, मान लो ये लिखा है एफ ट्रिपल डैश। अब इसमें जैसे d2y by dx स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हल्का सा देख सकते हैं बनिया, इसका मतलब बेसिकली हम जानते ही है ना, d2y by dx स्क्वायर जो है, ये इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम dy by dx को क्या कर रहे हैं, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम dy by dx को दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये इसका मतलब है ना। जो भी dy by dx आया उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसको लिखने का तरीका है फिर ये d2y by dx स्क्वायर, बोलते भी इसको ऐसे d2y by dx स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बोलते हैं, वहां स्क्वायर नहीं बोलते, वहां d2 बोलते हैं ना, d2y by dx स्क्वायर। ऐसे थर्ड में आ जाओ आप, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है तो 3 डैश लगा दो ना, और याद आएगा d3y by dx क्यूब। मतलब हम क्या कर रहे हैं, d2y by dx स्क्वायर को फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो याद आएगा f ट्रिपल डैश x, और या फिर y3 is called third order derivative of y with respect to x, third order derivative of y with respect to x। ऐसे करते रहो बस आप इसको ना। तो मान लो n प्राइम लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा yn। अब कितने डेज लगाऊंगा, n तो काउंटिंग में आएंगे नहीं, जैसे yn लिख दिया इसको यहाँ, वो मेंशन कर देते हैं इसको सामने ना कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या इसको लिख सकते हैं dny dx to the power n f dash n या yn, it's called nth order derivative of y with respect to x, nth order derivative of y with respect to x। ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा जाता है, मतलब हायर ऑर्डर भी हम हाथों हाथ निकाल सकते हैं
अब कुछ सवाल करना है, स्टार्ट करते हैं अपन। थ्योरम हमने लिख ली, सारे बेसिक फॉर्मूले लिख लिए है ना, उनको डिराइव भी कर लिया हमने, फर्स्ट प्रिंसिपल का भी यूज कर लिया ना। कुछ सवाल करते हैं, लिखो आप। इफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x प्लस मॉडुलस ऑफ cos x, then find dy by dx at x is equal to 2 pi by 3. Then find dy by dx at x is equal to 2 pi by 3. हमें डिफरेंशिएट करना है। ऑब्वियस सी बात है, अपन ये वाला सवाल नहीं करेंगे कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला सवाल अपन नहीं करेंगे ना, है ना। भाई वो तो फिर आपका आत्मसम्मान भी तो बचाना है मुझे ना, वरना आपको लगेगा यार सर को तो लगता है हमें ये भी नहीं आता तो आपका आत्मसम्मान भी बचाना है मुझे ना, ताकि आपको लगे भाई हाँ इतना तो आता है हमें ना। ये हमें डिफरेंशिएट करना है ना। तो देखो इसमें ध्यान से देखो आप, अब आपको लगेगा भाई मॉड तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, आप डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशियल नो डाउट, अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो मैं उसी का निकालूंगा जो डिफरेंशिएबल होगा। तो पहली बात तो ये, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव पूछा है x बराबर 2π/3 पर, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा 2π/3 पर। अब अगर हम बात करें कि भाई ये नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, मॉडुलस फंक्शन कंटीन्यूअस हमेशा होता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है। अगर हम मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की बात करें ना, तो ये मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का डायग्राम है, बट ये पीरियड ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स पाई, इसका पीरियड पाई है, तो ये पाई इंटरवल में डायग्राम बना दिया मैंने। अब हमें इसके डिफरेंशिएबिलिटी में डाउट कहाँ है, जीरो पर है या पाई। अगर जीरो पर, सिर्फ जीरो पर डाउट है मुझे, अगर ये जीरो पर डिफरेंशिएबल तो पाई पर भी डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये पीरियडिक विद पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है ना भाई। अगर यहाँ डिफरेंशिएबल आ गया तो पाई लंबाई के बाद भी डिफरेंशिएबल आएगा, 2π पर भी क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। मॉड ऑफ साइन एक्स का डायग्राम ये है ना, दिस इज डायग्राम ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, ये मॉड ऑफ साइन एक्स का डायग्राम हमारे पास। हमें डाउट सिर्फ जीरो पर है ना, अगर जीरो पर चेक कर लिया कि डिफरेंशिएबल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और हम जीरो पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। कहाँ चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हमें इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ इस फंक्शन की, ये एक इवन फंक्शन है, तो हमने क्या करा, एफ डैश जीरो प्लस निकाल लिया ना। व्हाट इज एफ डैश जीरो प्लस, एफ डैश जीरो प्लस निकालना है मुझे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स के लिए 1, हेंस नॉन डिफरेंशिएबल। अरे यार थोड़ी कृपा करनी है वो आपको मेरे ऊपर, है ना, थोड़ी सी दया करनी है वो आपको मेरे ऊपर, है ना। करते नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन थोड़ी सी दया करनी है वो आपको, यार छोड़ दो उसको, समझा दिया बेचारे ने, अब आगे बढ़ने दो उसको थोड़ा बहुत, है ना। तो थोड़ी सी दया करके आए आप, है ना, या दया करने की कोशिश करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर जीरो है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, और जिसे मैंने एफ डैश जीरो प्लस निकाला तो 1 आ गया, साइन एच अपॉन एच उससे 1 आ गया, हेंस नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। और अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो सारे एन पाई पर क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल, बिकॉज इट इज पीरियडिक विद पीरियड पाई। तो मुझे इसके डिफरेंशिएबिलिटी में डाउट कहाँ है, एन पाई पर। इसमें डाउट कहाँ है, π/2 के ऑड मल्टीपल पर। तो ये जितने भी एन पाई हैं उन एन पाई पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्योंकि अगर मैं मॉड cos x का डायग्राम बनाऊंगा ना, तो मॉड cos x का डायग्राम तो ऐसा बनेगा, ये मॉड cos x का डायग्राम ऐसा बनेगा। तो इसमें शार्प कॉर्नर कहाँ आ रहे हैं, ये π/2 के ऑड मल्टीपल पर आ रहे हैं, और 100% यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो ना। मेरी बात समझ रहे ना। तो हम देखते हैं भाई ये एन पाई पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ये एन पाई पर डिफरेंशिएबल है, तो एक नॉन डिफरेंशिएबल एक डिफरेंशिएबल, तो 100% पाई का मल्टीपल कोई सा भी हो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आ सकता, हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अब ये π/2 के ऑड मल्टीपल पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ये π/2 के ऑड मल्टीपल पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो π/2 के ऑड मल्टीपल पर ये पूरा फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन हमें ना एन पाई से मतलब है ना हमें π/2 से मतलब है, हम 2π/3 पर निकाल रहे हैं, और 2π/3 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब डेरिवेटिव निकालना है ना, ये बात हमारे सामने आ गई, मतलब ये मैंने क्लियर कर दिया कि भाई हाँ डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ तो ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। अब मैं डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा, मैं डेरिवेटिव साइन का जानता हूँ, कॉस का जानता हूँ ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारे काम आने वाली है, क्योंकि ये बातें हमारे काम आने वाली है। अब आगे इस तरह के फंक्शन आएंगे, अब तो हो सकता है आपने इस तरह के फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं करे हो, अब आगे हमें इस तरह के फंक्शन की जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएट करने में। तो हमें मॉड हटाना पड़ेगा, जब तक मॉड नहीं हटेगा तब तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो जिस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, उस पॉइंट के नेबरहुड में हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उस पॉइंट के नेबरहुड में मैं साइन को डिफाइन कर दूंगा और कॉस को डिफाइन कर दूंगा। तो पहले मैं इनके मॉड हटा रहा हूँ। अब देखो 2π/3 कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो चाहे 2π/3 प्लस लो या माइनस लो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, यानी मैं जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहा हूँ उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मैं मॉड डिफाइन कर रहा हूँ, है ना। और ये 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में,
अब चाहे उसके प्लस जाओ चाहे माइनस जाओ, ये पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड करंट में कॉस क्या होता है, तो मॉड, अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, इसके नेबरहुड में ये क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉड खोलने के लिए क्या करूंगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, मॉड खोलने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर, बस अब आप तो डिफरेंशिएट कर दो, एक्स की करते हैं 2π/3 रख दो बस इसमें। ये हमारे काम आने वाला है आगे, जब हम आगे पढ़ेंगे ना, ताकि हमें दिक्कत नहीं आए आगे जाके, इनमें भी दिक्कत नहीं आए मतलब। तो dy/dx निकाल लिया हमने, dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x एंड दिस इज प्लस sin x, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग dy/dx एट x इज इक्वल टू, तो ऐसा लिखा जाता है उसको, x बराबर 2π/3। तो कितना आएगा, दिस इज -1/2 एंड दिस इज प्लस √3/2, दिस इज वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। अब हमसे कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो दिस करो एट दिस पॉइंट, वो भी निकालना होता है हमें। कॉनिक सेक्शन पढ़ रखा है ना हमने, हम कॉनिक सेक्शन में जो कर्व होते हैं उनके लिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए dy/dx का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि ट्रिक पता है अपने को ना, पॉइंट फॉर्म में ट्रिक से टेंजेंट लिख दो, वहां से स्लोप निकाल लो। और वरना हमने बताया आपको कि जनरलाइज तरीका होता है कि कोई अगर कर्व डिफरेंशिएबल है, उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए, तो dy/dx एट x1, y1 रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो आप, नॉर्मल का स्लोप आ जाता है। तो ये dy/dx निकालने से अपन टेंजेंट नॉर्मल निकाल सकते हैं, जो पहले भी दिखाया अपन ने। वरना x बराबर 2π/3 पर पहले यहां से y निकाल लो, कितना आ जाएगा x बराबर 2π/3 पर, x बराबर 2π/3 आ गया। अब मुझे इस पर y निकालना है ना, तो ये कितना आएगा √3/2, ये कितना आएगा माइनस हाफ, तो √3 + 1/2 आ गया। यानी जब हम कभी हमसे बोलेंगे वो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x बराबर 2π/3, तो हमने x बराबर 2π/3 लिखा, ये पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, और इस पर dy/dx निकाल लिया, तो ये पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, स्लोप y - y1 m इंटू x - x1। और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो तो ये टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, और फिर पॉइंट स्लोप लगा देंगे, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो ऐसे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये सवाल लिखे हैं, घर से करके लाना है आपको। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1/√1 + x², फाइंड dy/dx एंड आल्सो फाइंड इट्स रेंज, इसकी रेंज भी निकाल के लानी है अपने को ना, एंड आल्सो फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। If y is this, then find dy/dx and also find its range. dy/dx से रेंज कैसे निकलेगी हम जानते हैं ये बात, रेंज निकालने का ये भी एक तरीका होता है, वो इंक्रीजिंग आ जाए डिक्रीजिंग आ जाए। तो अब लिमिट भी पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है हमने, ताकि अब हमें दिक्कत नहीं आएगी ना। तो ये हमें कैलकुलेट करके लाना है ना, कल कंटिन्यू करते हैं हम ना। तो सवाल लिखें जो करके लाने हैं आपको। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, इसमें ये D5 है ना, इसमें करेक्शन है एक्चुअली, इसका डायग्राम गलत है ना। तो D5 का करेक्ट डायग्राम ये दिया हुआ है हमें, इसमें fx का डायग्राम ये है हमारे पास, जो करेक्ट डायग्राम है वो ये है ना, ये तो फिर आंसर में करेक्शन करना पड़ेगा ना। ये fx का करेक्ट डायग्राम ही है ना, उस डायग्राम में करेक्शन है, मतलब उससे आंसर जो आंसर दिया हुआ है वो नहीं आता है ना, ये तो फिर आंसर में करेक्शन करना पड़ता है अपने को, ये फिर अपने डायग्राम चेंज कर दिया ताकि जो आंसर है उसमें करेक्शन नहीं करना पड़ेगा ना। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इसके अलावा एक और बचा हुआ है हमारे, ये इसमें F5 बचा हुआ है ना, थोड़ा सा इसमें अतिरिक्त दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ना, या तो उसको छोड़ना पड़ेगा अपने को भी फॉर द टाइम बिंग, जब तक अपन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ लें, और काफी टाइम है उसमें ना, या फिर अतिरिक्त दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल करने के लिए। तो कोशिश कर लेना आप, मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, अदरवाइज अपन चाहें तो वेट भी कर सकते हैं बाद में ना। अटेम्प्ट तो करके लाना है F5, इसके बाद पार्ट 1 शायद पूरा हो जाएगा आई थिंक, मेरे हिसाब से पार्ट 2 में आ गए हम। पार्ट 2 में मेरे हिसाब से हम जो है ये E15 E16 बचा है ना, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, E15 एंड E16, E15 करना है, E16 करना है, शायद ये F4 बचा हुआ है, शायद क्या हो गया, F4 हो गया है ना मेरे हिसाब से। F1 भी कर लिया हमने, F4 भी कर लिया, F2 F3 पहले ही कर लिए थे हमने ना, पार्ट 3 में आ गए हम। पार्ट 3 के अंदर ये
मेरे हिसाब से शायद इसमें एक सवाल और बचा हुआ है ना, शायद ये पार्ट 1 में बचा हुआ है शायद एक सवाल, E10। पार्ट 1 में शायद E10 भी बचा हुआ है ना, E10। पार्ट 3 पर आ गए हम। पार्ट 3 में आई थिंक हम ये लगभग सारे कर चुके शायद। ये बचा हुआ है F2। तो ये F2 उसी तरह का है जो आज मैं बताया था ना आपको, अपनी शीट में था जेई में आने के पहले। ये उसी तरह का सवाल है F2। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में हम आ गए। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 21। 21 के बाद 22, 23 हम कर चुके, 24 कर चुके। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में मेरे हिसाब से 23 बचा है हमारे ना। 24 हम कर चुके, 25 पहले कर चुके थे हम। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 20, 20 एंड 22। 20 एंड 22 मैच दो कलम दोनों कर चुके हैं हम। कॉम्प्रेंशन शायद सारे कर चुके, एक बचा हुआ है हमारे कॉम्प्रेंशन नंबर 4। इसमें मैंने ये फंक्शन में सिखाया था आपको दो फंक्शन को ऐड करना, है ना। जैसे शायद हमने ये भी सवाल किया है ना शायद, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया क्या हमने? देखना एक मिनट, मैंने शायद हो सकता है सिर्फ फंक्शन निकालने के लिए बोला हुआ आपको। फंक्शन में हमने ये सिखाया आपको ऐड करना इस तरह से एफ ओ मॉड एक्स। मतलब वो थोड़ा आप कोशिश करके आएंगे ना, टाइम बचेगा अपना। मैंने मक्कारी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो अगर आप देख के आ जाएंगे तो अपना फायदा जाएगा ना। तो हमने इस तरह के फंक्शन ऐड करना सिखाया आपको, ये इस तरह के सवाल करना सिखाया होगा। आ रहा है याद आपको? तो ये एक बार देख के आना है ना। दो फंक्शंस को ऐड करने में कुछ नहीं करना पड़ता अपने को। हमने ये भी डिफाइन करना सीखा है, ये भी डिफाइन करना सीखा है। ऐड करने के लिए इंटरवल सेम करने पड़ते हैं भाई। अगर ये 0 से 1 में ये जो आ रहा है, 0 से 1 में ये जो आ रहा है, दोनों को ऐड कर दो बस आप। इस तरह का सवाल कराया आपको हमने ना। तो ये करके आना है, एक बार देख के आना है, और उसके बाद एक कॉम्प्रेंशन नंबर 4 करना है ना। तो ये सवाल करके आने हैं आपको ना, ये सवाल करके आना है ना। और एक इसको भी देख के आना है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख के आना आप, है ना। इस तरह का सवाल भी मैंने पहले करा रखा है ना। तो ये करके आना है आपको, ठीक है ना। फिर बाकी पे कंटिन्यू करते हैं अपन।